डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी जल अवशोषण की क्रियाविधि। तो क्रेमर ने प्लांट के अंदर जल अवशोषण की जो क्रियाविधियां हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड करके बताया है। एक तो होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन यानी सक्रिय जल अवशोषण, और दूसरा होता है निष्क्रिय अवशोषण, इनएक्टिव। तो एक्टिव जो एब्जॉर्प्शन है ये अक्सर रूट और रूट हेयर्स की क्रिया के द्वारा, यानी जड़ें ज़मीन से पानी को अवशोषित करती हैं, और यह जो क्रिया होती है ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा संपन्न हो पाती है। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन की क्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। एक तो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, यानी परासरणी प्रक्रम द्वारा जल अवशोषण की क्रिया। तो इसको डुट्रोचर 1837 ने सबसे पहले इसको देखा था, और उन्होंने देखा कि जल अवशोषण की जो क्रियाविधि है इसके अंदर जल का जो गमन है वो वास्तव में डीपीडी या सक्शन प्रेशर की जो ग्रेडियंट है, यानी चूषण दाब की प्रवणता की दिशा में होता है। तो रूट की जो कोर्टेक्स सेल्स होती हैं उनका डीपीडी जाइलम सैप के डीपीडी से कम होता है, यानी विसरण दाब न्यूनता जाइलम की विसरण दाब न्यूनता से कम होती है। और संपूर्ण जो रूट कोर्टेक्स है वो डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन की भांति कार्य करती है। और सेल सैप का ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर 2 से 8 एटीएम होता है, जबकि रूट सॉइल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वह 1 एटीएम से भी कम होता है। इसलिए कोशिका का जो कोशिका रस है उसका जल विभव यानी वाटर पोटेंशियल सॉइल वाटर से कम होता है, और यह जल कोशिका रस में जल विभव प्रवणता के कारण प्रवेश कर पाता है। यह जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की दिशा में गति करता हुआ एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल में पहुंचता है, और यहाँ से यह जाइलम एलिमेंट्स में प्रवेश कर ऊपर की तरफ गति करता है। यह सिद्धांत जल की सरलतम गति को शो करता है, और जल एक लिविंग सेल के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करके दूसरी लिविंग सेल के साइटोप्लाज्म में गति कर जाता है। तो ये तो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। दूसरी विधि है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। तो इसमें देखा गया है कि रूट हेयर्स का जो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका रस, उसकी सांद्रता सॉइल वाटर की सांद्रता से कम होने पर भी जल अवशोषण होता रहता है। तो बेनेट, क्लार्क और एटोल यानी उनके साथी, और थाइमन, बोगन और प्रेल और क्रेमर ने सजेस्ट किया है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की दिशा के विपरीत जल अवशोषण के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और यह एनर्जी रेस्पिरेशन की क्रिया द्वारा मुक्त होती है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि वे फैक्टर जो श्वसन को कम करते या बढ़ाते हैं जल अवशोषण को भी कम करते या बढ़ाते हैं। तो ये दूसरी मैकेनिज्म है, इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो एनर्जी एटीपी के रूप में ज़रूरत पड़ती है जो कि रेस्पिरेशन की क्रिया से मिल पाती है। दूसरी जो मैकेनिज्म है वो है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। और जब ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है, यानी ट्रांसपायरेशन अवशोषण से अधिक होता है, तब जल का निष्क्रिय अवशोषण पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। यानी पानी उड़ना शुरू हो जाता है पौधों की पत्तियों के द्वारा, तो जल अवशोषण की गति बढ़ती है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर सक्रिय अवशोषण का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि तेज़ी से जब ट्रांसपायरेशन होता है तो पानी की कमी होती है, और जिससे रूट की जो लिविंग सेल्स हैं उनका टर्गर प्रेशर कम हो जाता है, और जल तेज़ी के साथ विले इसके अंदर से विले हट जाते हैं, और जिन पर सक्रिय अवशोषण निर्भर करता है। तो तीव्र वाष्पोत्सर्जन की स्थिति में जल पर एक टेंशन डेवलप होता है, और जाइलम वेसल्स के जल पर वातावरणीय दाब से कम प्रेशर होता है।
इसमें एक स्कोलेंडर नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में किया है। उन्होंने तेज़ गति करते हुए जल के कारण उत्पन्न जो सक्शन प्रेशर है वो रूट में पहुंच जाता है, जिसके द्वारा मृदा से जल ऊपर की ओर खींच लिया जाता है। तो कोशिका का डीपीडी बढ़ जाता है, कंसिक्वेंटली जल अवशोषण बढ़ जाता है, और इस प्रकार जल की गति को पैसिव एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। चूँकि जल अवशोषण के लिए आवश्यक बलों की उत्पत्ति प्लांट के एरियल पार्ट के अंदर, यानी जो वायु भाग हैं जैसे पत्तियां हैं या तने हैं उनके अंदर होती है, न कि रूट में। तो एक प्रकार से ट्रांसपायरेशन पुल कार्य करता है, और लगभग 98% जल निष्क्रिय अवशोषण की क्रिया के द्वारा ही रूट्स के द्वारा अवशोषित होता है। जल का जो ट्रांसपोर्ट है वो मेनली एपोप्लास्ट का अर्थ होता है कि सेल वॉल या उसके अंदर पाए जाने वाले इंटरसेलुलर स्पेस के द्वारा होता है, और यह एंडोडर्मिस तक पहुंच जाता है। और इसके आगे सिम्प्लास्ट, यानी एंडोडर्मिस में जल पहुंचने के बाद सिम्प्लास्ट की क्रिया के द्वारा, सिम्प्लास्ट का अर्थ साइटोप्लाज्म में जल प्रवेश करेगा, और साइटोप्लाज्म के द्वारा एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म में प्रविष्ट होता हुआ ऊपर की तरफ गति करता है। ये एक डायग्राम दिया गया है जिसमें रूट हेयर हैं जो कि ज़मीन के अंदर हैं, और ज़मीन में रूट हेयर्स सॉइल वाटर के साथ में लगे हुए हैं। तो वाटर इसमें एंटर करता है रूट हेयर से, और इसके बाद ये एपिडर्मिस में आता है, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स से फिर पेरिसाइकल, और इसके बाद में जाइलम की सेल्स के अंदर पहुंचता है। जल अवशोषण को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं वो कुछ खास हैं, जैसे सॉइल का टेम्परेचर, यानी सॉइल मिट्टी के तापमान में एक सीमा तक वृद्धि होने पर अवशोषण की दर बढ़ती है, और कम टेम्परेचर पर जल थोड़ा विस्कस हो जाता है, सैन हो जाता है, और साइटोप्लाज्म की जो परमिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है, और रूट की वृद्धि भी कम होती है, इसलिए जल अवशोषण की दर घट जाती है। तो इसे यह कहा जाता है कि लो टेम्परेचर पर जो फिजियोलॉजी है वो कुछ ड्राई होती है, सॉइल की जो फिजियोलॉजी है वो एक प्रकार से शुष्क होती है। दूसरा फैक्टर है कि मृदा का एरेशन, यानी सॉइल के अंदर वायु की मात्रा। तो मूल की वृद्धि और मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए लो एरेशन की जो परिस्थितियाँ जब होती हैं तो जल अवशोषण की क्रिया कम हो जाती है, और मृदा जल निकास की सुविधा न होने से प्लांट के अंदर विल्टिंग यानी मुरझान शुरू हो जाती है। तो सॉइल में ऑक्सीजन की कमी से ये CO2 और जो एसिड्स हैं उनसे सॉइल सैचुरेटेड हो जाती है, जिससे साइटोप्लाज्म विस्कस हो जाता है और कम परमेबल हो पाता है, और ये दोनों स्थितियाँ जल अवशोषण को कम करती हैं। तीसरा फैक्टर है सॉइल टाइप, यानी अलग अलग प्रकार की सॉइल के अंदर कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग प्रकार की होती है। चिकनी मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो रेत यानी बालुई मिट्टी से अधिक होती है। फोर्थ जो फैक्टर है वह है कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन, यानी मृदा के जल में अधिक मात्रा में घुले लवण खनिज के कारण इसकी सांद्रता अधिक हो जाती है, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कोशिका रस के ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक हो जाता है। इससे मूल द्वारा जल अवशोषण रुक जाता है। तो ये जल अवशोषण से संबंधित कुछ कारक थे। इसके बाद आता है एसेंट ऑफ सैप, यानी रसारोहण। जल और लवणों का जड़ों से और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचने की जो क्रिया है वह एसेंट ऑफ सैप है, यानी प्लांट की रूट से उनके शीर्ष तक रस के गमन को रसारोहण कहते हैं। और इस रस के अंदर साल्ट मिनरल्स जो भी मिट्टी के अंदर घुले होते हैं उन सबको प्लांट अवशोषित करते हैं। तो छोटी हर्ब्स और श्रब्स के अंदर कोशिका रस द्वारा तय किया गया मार्ग कुछ सेंटीमीटर से मीटर तक होता है, लेकिन जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनके लिए यह रास्ता काफ़ी लंबा होता है। जैसा कि सबसे लंबा 100 मीटर का प्लांट रेडवुड है जो कैलिफोर्निया के अंदर मिलता है, और यूकेलिप्टस का प्लांट भी 91 मीटर तक लंबा होता है। तो इन प्लांट्स के अंदर जल को ऊपर खींचने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है, और इनके अंदर 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आवश्यकता होती है।
यह क्रियाविधि जिसके द्वारा यह कार्य वृक्षों में संपन्न होता है, यह एक प्रकार से एक पजल बना हुआ है। और एसेंट ऑफ सेप को किस प्रकार से समझाया जाए, इसके लिए अनेक व्यूज़ या मत दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला है इसके अंदर पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट, यानी किस प्रकार से इसका जल का अभिगमन होता है। तो यह तो सिद्ध हो चुका है कि जल का वर्टिकल साइड में जो ट्रांसलोकेशन है वो जाइलम की वेसल्स और ट्रैकिड्स के द्वारा होता है। इसको सिद्ध किया जा चुका है, जैसे रिंजिंग एक्सपेरिमेंट है जो कि माल पिगाई ने किया था। और इस प्रयोग में उन्होंने पौधों की दो शाखाओं को लिया था और एक शाखा जो ए है उसको तेज चाकू की सहायता से उसकी छाल उतार दी गई और दूसरी शाखा बी से जाइलम को इस प्रकार से हटाया गया कि या फिर उसका वैक्स की सहायता से उसे इस प्रकार से अवरुद्ध कर दिया कि इससे बाहर के टिश्यू को कम से कम क्षति पहुँचे। अब ए और बी जो अलग अलग शाखाएं हैं जो जल से भरे बीकर में इनको रखा गया है, कुछ समय के बाद ए जो ब्रांच है उसकी पत्तियां टर्जिड बनी रहती हैं, जबकि शाखा जो बी है उसकी पत्तियां मुरझाई दिखती हैं। तो दोनों शाखाओं में डिफरेंस ये मिलता है कि ए शाखा जो है उसके जाइलम के द्वारा जल की प्राप्ति होती रहती है, परंतु बी शाखा के अंदर जल के संवहन के लिए जाइलम को अवरुद्ध कर दिया गया है। तो इससे सिद्ध हो गया है कि जाइलम के द्वारा ही जल का संचयन होता है, न कि फ्लोएम के द्वारा। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया है इयोसिन स्टेन मेथड। इसमें बालसम की जो तरुण शाखायुक्त पत्तियां हैं उनको जल में काट करके इयोसिन डाई से स्टेन किया जाता है। कुछ समय के पश्चात यदि स्टेम को दो टुकड़ों में अगर बांटा जाए और फिर इनका सेक्शन लिया जाता है तो ट्रैकिड्स और वेसल्स की जो सेल वाल हैं वो रंगीन पाई जाती हैं, लेकिन दूसरे जो टिश्यू हैं उनके अंदर रंग नहीं दिखाई देता है। तो इससे पता चलता है कि जाइलम के अंदर रस का जो संवहन है वो जाइलम द्वारा ही होता है, न कि फ्लोएम के द्वारा। अब एसेंट ऑफ सेप से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे पहला सिद्धांत है वाइटल थ्योरीज और दूसरा है फिजिकल फोर्स थ्योरीज। तो वाइटल फोर्स थ्योरीज जो सिद्धांत है इसके बारे में भी वैज्ञानिकों ने अपने सपोर्ट के अंदर प्रमाण दिए हैं। यानी प्रारंभ में वैज्ञानिकों का मत था कि पादपों में जल का संवहन प्लांट की जो लिविंग सेल्स हैं उनकी फिजियोलॉजिकल जो प्रक्रियाएं, बायोलॉजिकल क्रियाएं हैं उनके द्वारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है उसके द्वारा होता है। इनके सपोर्ट में जो प्रमाण दिए गए हैं वाइटल फोर्स थ्योरीज के बारे में, उसमें पहला मत है रिले पंप थ्योरी, और यह सिद्धांत गोडलेस्की के द्वारा दिया गया था। और इस सिद्धांत के अनुसार जाइलम पेरेन्काइमा की जो लिविंग सेल्स हैं उनके ऑस्मोटिक प्रेशर में रिदमिक यानी आवर्ती परिवर्तन होते हैं, जिससे जल ऊपर की ओर गति करता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसका विरोध भी किया है। दूसरा था पल्सेशन थ्योरी, और इस सिद्धांत को दिया था भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जेसी बोस के द्वारा। और उन्होंने एक ऐसी इलेक्ट्रिक प्रोब का निर्माण किया था जिसकी सहायता से प्लांट्स की जो सेल्स हैं उसमें होने वाली एक्टिविटीज़ का पता लगाया जा सकता है। और उन्होंने एक उपकरण बनाया जिसमें प्लांट के अंदर जो एसेंट ऑफ सेप की क्रिया होती है उसको सिद्ध किया गया। उन्होंने बताया कि जीवित कोशिकाएं हैं उनके अंदर स्पंदन की क्रिया होती है जिसके द्वारा जल रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। और उनके उपकरण के अंदर एक विद्युत सुई यानी इलेक्ट्रिक प्रोब का इस्तेमाल किया गया। इलेक्ट्रिक प्रोब को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया और एक सर्किट डेवलप किया गया जिसके अंदर एक प्लांट भी शामिल था। गैल्वेनोमीटर का एक जो सिरा था उसको इलेक्ट्रिक प्रोब से और दूसरे सिरे को प्लांट से जोड़ दिया गया था। तो जब इलेक्ट्रिक प्रोब को यानी इलेक्ट्रिक सुई को पादप स्तंभ की सबसे अंदर की परत में एंटर करवाया गया तो देखा गया कि गैल्वेनोमीटर की जो निडल थी उसके अंदर तीव्र दोलन शुरू हो गए। और इससे बोस ने निष्कर्ष निकाला था कि स्टेम के अंदर जो सबसे अंदर के भाग की जो कोशिकाएं हैं तो एकांतर क्रम में फैलने और संकुचित होने से स्पंदन दर्शाती हैं।
और उन्होंने बताया कि कोर्टेक्स के अंदर सबसे अंदर की जो परत होती है एंडोडर्मिस, उसके अंदर यह क्रिया संपन्न होती है। तो उनके अनुसार टिश्यू के स्पंदन की क्रिया के कारण ही रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। बोस का जो सिद्धांत था उसका भी कई वैज्ञानिकों ने विरोध किया था। उन्होंने बताया कि स्पंदन की क्रिया और संवहन दर के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, ये जेसी बोस के द्वारा नहीं बताया गया था। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी के समर्थन में कुछ प्रमाण थे। इसके बाद फिजिकल फोर्स थ्योरीज हैं और रूट प्रेशर थ्योरी, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।